चलिए शुरू करते हैं। तो सी एस डबल ई टी, सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं डायरेक्टली टॉपिक पे, ऐसे चैप्टर पे नहीं जा रहा हूँ। तो अपना फर्स्ट लेक्चर है, तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाला है और कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, कितना सिलेबस ऐसा है जो आप जानते हो, कितना आपके लिए नया है। तो ये सारी चीज़ें पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसा मैंने आपको इंक्वायरी के टाइम पे बताया था कि अपने सिलेबस में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 पेपर्स हैं। 4 पेपर्स में टॉपिक अलग अलग है, तो मोर देन 4 टॉपिक्स हैं, बट उसको 4 पेपर्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एंड 50 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट आपका रहेगा, वैसा है। तो जो 4 पेपर्स हैं उसमें जो फर्स्ट पेपर है आपका, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बेसिक इंग्लिश है। इंग्लिश में बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाना पड़े। इंस्टीट्यूट का अप्रोच ये है, वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपका इंग्लिश का बेस जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है, और वो एक फैक्ट भी है। पूरे इंडिया के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई सेंट्रल बोर्ड से पढ़ा है, कोई आईसीएसई से पढ़ा है, किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई की है, किसी ने अदर लैंग्वेज में की है। तो सब अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से एग्जाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ही उस कैटेगरी में हो, दूसरे स्टेट्स में भी है जहाँ स्टेट बोर्ड से बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि सबको इंग्लिश के सारे बेसिक्स पता हो। अच्छा, पता होने के बाद भी याद हो, ये भी नेसेसरी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सारा इंग्लिश जो है, ग्रामर और वो सब पूरा रटा हुआ है, पूरा याद होगा, वो फिर लमसम चल रहा होता है। अपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, तो लिटरली क्या करते हैं ना, एक बार मन में बोल के देख लेते हैं कि अगर पढ़ के सही लग रहा है तो सही होगा, है ना। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, इतना दिमाग एक पॉइंट के बाद कोई नहीं लगाता है। तो वो बात इंस्टीट्यूट को पता है। अब जो फर्स्ट लेवल का अपना एग्जाम है, क्योंकि वो एक बेसिक एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है, तो इन्होंने बहुत सारा सिलेबस एकदम बेसिक रखा है जो आपको सबको समझ में आएगा। तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, एंड दे आर ट्राइंग कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में रिविजन कराते हैं। तो जो आपने स्कूल लेवल पे ग्रामर, टेंसेज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वो सब पढ़ा है, उसका भी रिविजन यहाँ पे करवाया है। अब ये स्कूल लेवल का ग्रामर है, आपने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा। अब नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ड बोल रहा होगा तो ये सब याद आ रहा होगा कि ऐसा कुछ स्कूल में 5-7 साल 10 साल पहले पढ़ाया तो होगा। लेकिन अब एग्जैक्टली अभी बोले कि क्या होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार याद नहीं है। तो बस उसी पर्पज से उन्होंने यहाँ पे ये चीज वापस रखी है। तो एक पार्ट कम्युनिकेशन में आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का मिलेगा। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन पे भी हम बात करेंगे यहाँ पे। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस में, अपने क्लाइंट से, अपने वेंडर से, सप्लायर से आप कैसे बात करते हो। फॉर्मली हम आजकल कॉर्पोरेट कंपनी वाले बात करते हैं तो हर चीज के लिए ईमेल भेजते हैं, तो ये सब पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना हो तो कैसे करोगे, ये सब पॉइंट्स पे बात होगी। फॉर्मल लेटर्स लिखने हो अपने क्लाइंट्स को या किसी को, सप्लायर को या किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को, तो कैसे लिखेंगे। तो वो सब बेसिक बातें भी हम यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये एक आपका पूरा पेपर है। एग्जाम में इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और वेटेज रहेगा 50 मार्क्स। बोले सर बटेगा कैसे, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एवरेज भी नहीं बैठ रहा है। अब कोई एमसीक्यू 1 मार्क का होगा, कोई 2 मार्क्स का, लेकिन उसका बाइफर्केशन पेपर में एग्जाम में दिया नहीं होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है। आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है। वो लोग डिवाइड कर लेंगे कौन सा 2 मार्क वाला है, कौन सा 1 मार्क वाला है। अपने को सबको बराबर मान के सॉल्व करना है। और पूरे 35 क्वेश्चन जो है बिजनेस कम्युनिकेशन पे रहेंगे। ये सब्जेक्ट ईजी है। इंग्लिश लैंग्वेज वही है जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई जाती है, बहुत हाई लेवल नहीं है, तो हर एक स्टूडेंट कोप अप कर सकता है। देखा जाए तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आप कवर अप कर पाओगे तो मार्क्स बन जाते हैं इसमें, वैसा है। ये पहला पेपर है। दूसरा जो पेपर है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है लीगल एप्टीट्यूड और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 30+20, ऐसा वेटेज है। ये 50 मार्क्स का पेपर है। अब लीगल एप्टीट्यूड जो है वो अपने लिए लॉन्ग टर्म में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो, जो लॉज की बात अपन कर रहे थे कि भाई कंपनी सेक्रेटरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉज, अलग अलग कानून जो आपको सीखने हैं, तो उसका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे उन्होंने देने की कोशिश की है। कुछ लॉ वाले टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस में रखे हैं। एक अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, भारत का संविधान, उसका बेसिक है, जो अपन स्कूल में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत आता है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो सब पॉइंट्स आते हैं, उसको डेप्थ में पढ़ेंगे यहाँ पे। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पेपर पे सब कुछ राइटिंग में लिखा जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि भाई जो लिखा है उसके हिसाब से काम करना है, और नहीं करोगे तो उसका फाइन पे करना पड़ेगा, वैसा है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एक एक्ट है, दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 1872 ईयर में आया था, आज 2025 है, ब्रिटिशर्स के टाइम का कानून है, तो उसके बारे में सीखेंगे। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, कंपनीज का काम करने वाले हैं, तो कंपनीज पे लगने वाला कानून तो पता होना चाहिए।
तो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसे 5-6 टाइप के अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं जो लीगल एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस बनाते हैं। ये आप सबके लिए नया है, आप कोई भी बोर्ड से पढ़े हो, कोई भी लैंग्वेज में पढ़े हो, इसके बारे में आपको किसी को नहीं पता है, तो सबके लिए नया है, एक बराबर है। तो जीरो से स्टार्ट करना है, सबको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैं स्टार्ट भी इससे ही करने वाला हूँ। कुछ नया पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, जो चीजें पहले से पढ़ी रिपीट करूंगा मतलब नहीं। लॉजिकल रीजनिंग है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये पजल सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन है। कितनी बार नहीं आते अलग अलग टाइप के, आपको व्हाट्सएप पे भी कभी आ जाते हैं कि ये ऐसा होगा तो इसका आंसर क्या होगा। कुछ नंबर की सीरीज होती है कि भाई नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो बताओ, उस टाइप के पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पूरा कैलकुलेशन है और 20 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, अलग अलग चीजें आप इसमें सीखोगे। जो थर्ड पेपर है आपका, इट इज इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आप सबने 11-12 तक पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड सप्लाई, उसके ग्राफ और वो सब चीजें पढ़ी, तो वो टॉपिक यहाँ पे रिपीट होने वाला है। नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब पॉइंट्स आएंगे। अब ये पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, उससे रिलेटेड है, अपने को पता चल रहा है कि ये चीजें आती है। अब आधा सिलेबस ऐसा है जो आपको लगेगा कि यार स्कूल में सीखा है, वापस रिवाइज हो रहा है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। क्या सब कुछ एकदम अलग आ जाए तो अपने थोड़ा हैवी लगता है कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ अलग जा रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा, कितना कोप अप करें। तो ये जो पेपर है ये आपके लिए पूरा नया है, लेकिन ये दोनों पेपर्स में वही टॉपिक मिलेंगे जो आपने अभी तक 12th तक पढ़े हुए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आपका बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओसी, बीएसटी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसी के बेसिस पे यहाँ टॉपिक्स मिलने वाले हैं, तो ये भी रिलेटेड पार्ट है। फोर्थ पेपर है अगेन, उसमें भी कुछ नया मिलेगा, करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। करंट अफेयर्स मतलब जनरल नॉलेज, पिछले 6 महीने साल में पूरी दुनिया में जो भी अलग अलग चीजें हुई है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हुई हो, स्पोर्ट्स में हुई हो, नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए, इलेक्शंस हुए, नए गवर्नर अपॉइंट हुए, तो ये सब जो जनरल चीजें होती है, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज चेंज हुए, तो ऐसा सब जनरल नॉलेज का डेटा, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर्स में। इसका वेटेज भी 30 मार्क्स है और ये वाला पार्ट जो है दिस इज 20। अब करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम ये है कि इसका सिलेबस अपन ना एक रेंज में फिक्स नहीं कर सकते। दुनिया में कितनी चीजें हुई है लास्ट 6 महीने में, तो सब कुछ मैं एक मटेरियल में कैसे कवर कर लूं कि इसके बाहर कुछ हुआ ही नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूट मटेरियल देता है, उसमें उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हुए हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कितना भी पढ़ा लूं, ये वाला पार्ट आपका 100% कवर नहीं हो सकता। अब ये आपके लिए भी नया है, अभी तक क्या है ना, 12th का सिलेबस सब कुछ डिफाइंड होता है कि बुक के बाहर से तो कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ा बहुत बुक के बाहर जा सकती है। तो आपका ना वो मेंटल टेस्ट भी होता है इन एग्जाम्स में कि अगर कुछ बाहर का आता है तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो, डर जाते हो या कुछ सोच के अपना कॉमन सेंस लगा के, या जो आपको जनरल नॉलेज है उसके बेसिस पे आप सॉल्व करने की ट्राई करते हो। तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा लूंगा वो कम पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं कि इंस्टीट्यूट सब कुछ ही बाहर से पूछेगा, उसका मटेरियल भी है, वो पूरा कवर करेंगे, तो मेजोरिटी पार्ट कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बाहर के हो सकते हैं, अपने को ये भी प्रिपेयर्ड रहना है यहाँ पे। वैसा लास्ट जो पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिंपल और कुछ नहीं है, ये मैथ्स है। अब मैथ्स का नाम सुनते ही आधे लोगों का टेंशन और बढ़ जाता है, बोले सर इसे पीछा छुड़ाते छुड़ाते हम बच ही नहीं पा रहे, जहाँ जाते ही आ जाता है। 10th के बाद कॉमर्स लिया, मैथ्स वाला साइंस लिया नहीं, अपने को पढ़ना नहीं था। 11th-12th में चलो कैलकुलेटर था, अकाउंट स्टैट्स निकाल दिया, अब वापस यहाँ पे आ रहे, फिर आप बोल रहे हो फिर से मैथ्स है। तो मैथ्स नहीं है यही सोच के तो आए थे। काफी लोगों के दिमाग में होता है कि मैथ्स नहीं है ना तो सीएस बेटर है, अपने को मैथ्स नहीं चाहिए। बट मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता है, ये आप भागते रहोगे लेकिन ये आपका पीछा करता ही रहेगा। ये वैसा है, बीकॉम करोगे उसमें भी थोड़ा बहुत आता है, बीबीए में भी आएगा, एमबीए में भी आएगा, सीए में भी आएगा, सीएस और सीएमए में भी आएगा, थोड़ा बहुत तो हर जगह आता है। बट ये जो मैथमेटिक्स है ना, अपने सिलेबस में सबसे कम है, मिनिमम। इससे ज्यादा ही होगा बाकी जगह, लेकिन इतना कम नहीं होगा। 20 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 200, बहुत छोटा वेटेज हो गया, 10%। अच्छा, इसमें भी मैथ्स कौन सा है आपका, वो 5th to 8th स्टैंडर्ड का जो बेसिक मैथ्स होता है ना, वो टॉपिक्स है। पता है कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज निकालते हैं अपन, मीन कैलकुलेट करते हैं, वैसा है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना, नंबर लाइन पढ़ी है आप लोगों ने सब, बीच में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। स्टार्ट वहां से हुआ था, ये तो पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा। पहली बार जब नंबर सिखाए होंगे तो नंबर लाइन पढ़ाई होगी आपको, उसमें इंटीजर आते हैं, डेसिमल आता है, होल नंबर आते हैं, ये सब चीजें होती है। वो पार्ट भी यहाँ समझाया हुआ है। अब सोचो इंस्टीट्यूट की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, उनको ये भी भरोसा नहीं कि आपको नंबर लाइन पता होगी, सिलेबस में नंबर लाइन रखी है जो पता नहीं 1st 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ाते होंगे। तो उतना बेसिक मैथमेटिक्स है, तो बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं कि आपको टेंशन हो जाए। तो मैथ्स का नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं, क्लियर है? तो ये 4 सब्जेक्ट जो है ये आपका टोटल सिलेबस है जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे 4 पेपर्स है, लेकिन पार्ट्स देखोगे तो ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7,
7 अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जिनको 4 पेपर्स में इन्होंने समराइज किया। ये आपका पूरा सिलेबस। क्लियर? एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा ऑनलाइन एग्जाम है और घर पे बैठ के अपेयर करना है। मतलब आप कहीं पे बैठो, यहाँ पे बैठ के भी दे सकते हो, लेकिन रूम में कोई होना नहीं चाहिए। आप अकेले बैठो और लैपटॉप के ऊपर कैमरा और माइक ऑन होता है, तो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो किसी से पूछ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फोन यूज करोगे, तो उनको पता चल जाएगा। और अगर ऐसा करोगे तो रिजल्ट के दिन आपको एक ईमेल आएगा कि भाई आपने अनफेयर मीन्स या चीटिंग करके एग्जाम दिया है, हम आपका रिजल्ट नहीं देते। और ये चीज़ का लेटर घर पे आएगा। तो वो चीज़ ऐसी है कि वो अपने करियर के लिए अच्छा नहीं है कि यार ऐसा चीटिंग करने का नोटिस भेज दिया कि आप कॉपी कर रहे थे, हमने देखा और इसलिए आपको रिजल्ट नहीं देंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फेयर मीन से एग्जाम देना है, अपने को पूरी मेहनत करनी है, लेकिन सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया आपके लिए। अब इसका आपने प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, जब टेस्ट अपियर करेंगे तो मोबाइल ऐप पे होगा, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। अब इसमें जैसे मैंने आपको बोला 5-6 अलग अलग एक्ट्स हैं, उसी में से हम एक एक्ट की बात यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज द कंपनीज एक्ट। और ये सबसे पहला टॉपिक है, वही हमें स्टार्ट करना है। अभी जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ वो जनरल डिस्कशन है अबाउट द कंपनी लॉ, एकदम बेसिक। तो आप बुक में या पैम्फलेट में नहीं भी देखोगे चलेगा, पूरी बुक्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी डेमो के हिसाब से एक बार मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है कि अगले 2-3 दिन अपन इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। फिर जैसे आगे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको पूरे नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आज पूरा बेसिक जनरल डिस्कशन है। मुझे पता है कि आपको ये जो भी टॉपिक्स है इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और अच्छी बात है आइडिया नहीं है तो मैं आपको जीरो से पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ कि एग्जैक्टली चीजें काम कैसे करती है। अब अपना जो आज का टॉपिक है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, और इसमें हम बात करने वाले कंपनी लॉ के बारे में। अब कंपनी लॉ का जो कानून है, मतलब देश में कानून बनता कैसे है, उसका लीगल सिस्टम क्या है, मैं एकदम वहां से शुरू कर रहा हूँ। तो आपको कुछ आइडिया है कि भाई देश में कानून बनाता कौन है, कहाँ पे बनते हैं और कैसे अप्लाई होता है? कुछ भी जनरली आपको कुछ पता हो तो इसके बारे में कुछ सुना हो, कहीं पे कुछ पढ़ा हो, एकदम जनरल क्वेश्चन है। लॉज कौन बनाता है, किसका पावर है? सरकार का पावर है, कोई डिपार्टमेंट होता है, कोई ऑफिसर होता है? आपके हिसाब से कुछ भी आइडिया हो तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। देश में कानून है ये तो पता है आपको, है ना? तो कौन कौन लागू करता है, कानून बनाता कौन है, किसके पास पावर होता है? जैसे नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में कोई कानून बनाना है तो वो अथॉरिटी किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा, आइडिया है तो इनके बारे में? पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वहां पे सारे मेंबर जो बैठे हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंचे कैसे? उनको अपन सबने वोट दिया, इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटिंग होती है, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका वोट देते हो, वो कैंडिडेट्स वहां पे पार्लियामेंट चला रहे हैं और पूरे कंट्री का लीगल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट, उसके ना 2 हाउसेज हैं। एक हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा और दूसरे को बोलते हैं लोकसभा। ऐसा कुछ आपने सुना होगा, एकदम बेसिक चीजें हैं। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, ये सीनियर होते हैं ऐसे, और जो लोकसभा है ना उसको लोअर हाउस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब जो इलेक्शंस में हम वोट देते हैं ना, हर 5 साल में मोदी जी जीत के आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो वो कौन सा इलेक्शन होता है? लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में अपने बोलते हैं लोकसभा। तो भाई हाउस ऑफ द पीपल, लोगों के थ्रू इलेक्ट किए हुए मेंबर्स लोकसभा में जाके बैठते हैं। 500 से ऊपर मेंबर्स हैं यहाँ पे, 542 543 के अराउंड। और बाकी के जो मेंबर्स है ना, ये है राज्यसभा, अपर हाउस। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए इलेक्शंस नहीं होते, उसमें हम लोग वोट नहीं करते। तो ये राज्यसभा के मेंबर वहां तक पहुंचते कैसे? एक पार्लियामेंट के साथ साथ ना स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको अपन ना विधानसभा बोलते हैं। मे भी ये वर्ड आपने सुना। और जैसे गुजरात गवर्नमेंट है तो गुजरात की भी एक पार्लियामेंट है स्टेट लेवल पे, उसको विधानसभा बोला जाता है। तो हर स्टेट में ऐसी विधानसभा होती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। उन विधानसभाओं में से कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के जो मेंबर है वो सब कहाँ से आए हैं? कोई ना कोई स्टेट से आए होंगे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल से, ये सब जगह से आए होंगे। और इनको किसने भेजा होगा? विधानसभा के मेंबर्स ने। मतलब गुजरात विधानसभा के अपन सब मेंबर है, तो हम लोग आपस में वोट करेंगे कि हम में से कौन राज्यसभा जाएगा, ऐसा होगा। पब्लिक वोट नहीं करेगी, पब्लिक ने वोट करके हमें यहाँ पे बिठा दिया है, अब हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जो लोकसभा है उसकी जो वोटिंग होती है वो पूरे इंडिया की पब्लिक वोट करती है और फिर उसमें से मेंबर सिलेक्ट होते हैं और लोकसभा पहुंचते हैं। ये बेसिक चीज है। अब कोई भी कानून अगर इंडिया में बनाना है तो अपने बोलते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकशाही। भाई लोग जो बोलेंगे वो होगा, पब्लिक जो चाहेगी वो होगा, ऐसा एटलीस्ट पब्लिक को लगना चाहिए।
कि वो जो चाह रही है वो होता है। अब इलेक्शन के बाद फिर पब्लिक की कितनी सुनी जाती है वो अपने को पता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे आप ही लोग भगवान हो। आप जिसको वोट दे दोगे वो बन जाएगा राजा, फिर राजा बनने के बाद क्या करेगा वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अगले इलेक्शन पे बात करेंगे, वो पॉलिटिकल बात हो गई, वो अलग है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि पब्लिक डिसाइड करती है कि देश कैसे चलेगा, ये बात हो गई। अब लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी मेंबर्स आए हैं उसमें कैसे काम होता है वो समझो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अभी भाई बीजेपी और बाकी की कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने मिला के इसको बोलते हैं एनडीए, इनका अलायंस है, ग्रुप है। बीजेपी अकेली सरकार इस बार नहीं बना पाई क्योंकि उतनी सीटें नहीं मिली लोकसभा में। आपने न्यूज पे तब देखा होगा, अराउंड कुछ 240 सीटें आई थी। 540 जो सीट्स हैं लोकसभा में, तो 272 सीट्स चाहिए होती है मेजोरिटी बनाने के लिए। तो 272 बीजेपी की अकेले की नहीं थी, 240 थी। तो दो पार्टियां और उन्होंने मिला ली साथ में और 272 पूरा कर लिया। एंड वो अलायंस को हम एनडीए बोलते हैं, वो उनके ग्रुप का नाम है। इंडिविजुअल पार्टी है बीजेपी, लेकिन दो पार्टीज और है, एक नीतीश कुमार की पार्टी है, एक साउथ की आंध्र प्रदेश की पार्टी है। वो दोनों मिला के ये पूरा ग्रुप है जो सरकार चला रहा है। अब कोई भी कानून बनाना है तो कैसे होगा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक बिल बनाते हैं। बिल का मतलब क्या होता है, इसको ड्राफ्ट बोल सकते हैं, सैंपल बोल सकते हैं, या बिल बोल सकते हैं। मतलब बीजेपी के पास या एनडीए के पास पावर नहीं है कि उन्होंने जो बोल दिया वो कानून है। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता। ये लोग एक प्रपोजल लेके आते हैं कि सर आप, अपन सब लोकसभा के मेंबर हैं, आप कोई एक पार्टी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई बीजेपी से है, अलग अलग पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भाई मैं अगर बीजेपी से हूं तो मैं बिल प्रेजेंट करूंगा कि मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट के ऊपर इस देश में कानून बनना चाहिए, ये मेरा प्रपोजल है, आप सबकी क्या राय है आप बता दो। तो उसको हम बोलते हैं बिल, प्रेजेंटिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट। लोकसभा में पहले बिल प्रेजेंट होता है। अब लोकसभा में तो सारे मेंबर है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, सब लोग वो बिल को पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर गलतियां ढूंढते हैं कि इसमें ये सही है, ये गलत है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा होता है। उसके ऊपर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, कितनी बार तो तोड़फोड़ और मारपीट भी हो जाती है, चलता है। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा सब चलता रहता है, तो कभी कभी बहुत हंगामा हो जाता है। ये सारी चर्चा होने के बाद वोटिंग होती है। अब वोटिंग में ना आप सब पार्टी के मेंबर वोट करोगे कि भाई ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कानून देश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर मेजोरिटी हाँ बोलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले जो वोटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, लोकसभा में, लोअर हाउस में। क्योंकि यहाँ से शुरू करते फिर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में या लोअर हाउस में अगर बिल पास हो गया, बिल पास होने का क्या मतलब है, मेजोरिटी लोगों ने हाँ बोला 50% से ज्यादा, तो फिर ये बिल जाता है राज्यसभा में सेकेंड नंबर पे। राज्यसभा में भी सेम तरीके से वोटिंग होती है, सारे मेंबर्स अपना वोट देते हैं। अब ये भी हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, तो हर स्टेट का नेता इसके अंदर बैठा होगा। अब यहाँ पे अगर बिल पास हो गया मेजोरिटी से, तो ऐसा नहीं कि अब कानून बन गया। एक तीसरा स्टेप भी है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट, कुछ आइडिया है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, आपने देखा होगा उनको कभी न्यूज पे या कहीं पे। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अभी करंटली, एंड उनके पास ये पावर है कि कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इन दोनों ने हाँ बोल दिया ना, उसके बाद वो बिल लेके जाते हैं प्रेसिडेंट के पास कि भाई मैम ये अभी बिल हमने पास किया है और लोकसभा राज्यसभा में मेजोरिटी मिल गई है, अब आप इस पे अगर साइन कर दो तो ये कानून बनेगा। तो फाइनल पावर किसका होता है, प्रेसिडेंट, समझ आए। और प्रेसिडेंट की पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पावर से ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अभी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली सिचुएशन है, तो अपने देख रहे हैं भाई वॉर हो जाएगी, वॉर हो जाएगी, इतनी इजीली वॉर नहीं होने वाली। उसका रीजन है, अब मोदी जी ने बोल दिया, बोले छोड़ दो सारी मिसाइलें इनके ऊपर, अपने पास तो स्टॉक ज्यादा है, इनका तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, एक ही बार में काम खत्म कर दो। सारे देश में ऐसे ही चल रहा था ना कि एक बार इनको खत्म करो यार, रोज रोज परेशान करते हैं, बट इस तरीके से काम होता नहीं है। रीजन बीइंग, जो तीनों अपनी फोर्सेज है ना, आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के लीडर कौन है पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके पास पावर है वॉर डिक्लेयर करने का। अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बोल दे, मोदी जी ने बोल दिया बोले वॉर कर दो पाकिस्तान के खिलाफ, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि ये तीनों फोर्सेस तभी आगे बढ़ेंगी जब प्रेसिडेंट अलाउ करेंगे। उसका कारण है, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं हमेशा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ना वो रूलिंग पार्टी के हैं ना ऑपोजिशन पार्टी के हैं। तो उनको ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको कंट्री को बचाना है। तो उनको अगर सही लगेगा कि हाँ वॉर वाली सिचुएशन आ गई है, तो ही वो हाँ बोलेंगे, और तभी आर्मी नेवी एयरफोर्स आगे बढ़ेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, किसी कंट्री ने अटैक किया, अपने पे गोलीबारी की, अपने को उनको रोकना है, वो अलग चीजें होती है, टेक्निकल होता है। लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर करना कि हम जंग छेड़ रहे हैं, वो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है। वो किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो बहुत बड़ी पोस्ट है ये, लाइमलाइट में नहीं आते ज्यादा, ये अपना काम करते हैं, लेकिन इनके पास जितना पावर है वो पूरे इंडिया में और किसी के पास नहीं है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो एक वोटिंग यहाँ पे होगी, दूसरी वोटिंग यहाँ पे होगी, और फाइनली प्रेसिडेंट के जब साइन होंगे तब वो जो बिल प्रेजेंट किया गया था ना पार्लियामेंट में, वो कन्वर्ट होगा एक्ट में। टेक्निकल वर्ड्स हो गए। बिल मतलब अभी प्रपोजल रखा है कि भाई आप सब लोग इसके ऊपर अगर हाँ बोलोगे तो कानून बनेगा। अब ये 3 प्रोसेस पूरे होंगे तो वो कानून में बदलेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्ट। तो बिल में और एक्ट में क्या फर्क है ये पता चला, क्लियर हुआ। बिल मतलब अभी एक प्रपोजल रखा है, सैंपल रखा है कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। अब आप सब हाँ बोलोगे तो होगा। अपनी सोसाइटी की मीटिंग में नहीं होता, जहाँ पे भी आप बिल्डिंग में रहते हो या रो हाउस में रहते हो, तो सोसाइटी की बिल्डिंग में कोई ना कोई एक प्रपोजल लेके आता है कि भाई मेरे हिसाब से ना अपनी सोसाइटी में सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी वो बोलेगा और हो जाएगा, वो आके बोलेगा मीटिंग में, सब लोग उस पर चर्चा करेंगे, आधे लोग हाँ बोलेंगे, आधे लोग ना बोलेंगे, फिर क्या होता है भाई चलो वोटिंग कर लेते हैं, भाई कितने लोग फेवर में, भाई पार्किंग की व्यवस्था करनी है, अलॉटमेंट कर देते हैं, यहाँ पे गाड़ी रखेगा वहाँ पे रखेगा, झगड़ा नहीं चाहिए, तो बोले पार्किंग अलॉट कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, सबने बोला नहीं नहीं सही है कर देते हैं, तो आधे ज्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया तो वो रूल बन गया, नहीं बोला तो नहीं बोला, वैसी बात हो गई। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, और फाइनल कंसेंट अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो एक बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस आपको आइडिया आ गया, समझ आए। अब ऐसे तो बहुत सारे कानून है देश में, कोई लिमिट नहीं है। एक टाइम पे इंडिया में 1500 से ऊपर कानून थे, ये ऐसे एक्ट 1600 1700 कानून थे। इसको कम करते करते अभी कुछ 1000-1100 पे लेके आए। बहुत सारे पुराने कानून गवर्नमेंट ने कैंसिल किए कि भैया पुराने हो गए, काम के नहीं है। एक्ट तो बनते रहते हैं, भरे पड़े। अब एक एक करके हम इन एक्ट्स पे बात करेंगे जो अपने सिलेबस में आएंगे। तो जो मैं एक्ट टारगेट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिकॉज अपन कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, तो कंपनी लॉ की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अब इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ जो अभी मैं समझा रहा था। कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये पहले एक बिल के फॉर्म में प्रेजेंट हुआ, जैसे हर एक्ट होता है, तो उसका नाम था द कंपनीज बिल 2012 में प्रेजेंट हुआ। फिर उसके बाद इसको प्रेसिडेंट ने साइन करके पास किया 2013 में, इसलिए एक्ट बना 2013। और इसको अप्लाई कब से किया, बोले इसको यूज करना कब से स्टार्ट करे, तो उसकी तारीख है 1 अप्रैल 2014। ये सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। 2012 में बिल प्रेजेंट हुआ, 2013 में एक्ट पास हुआ, और यूज करना कब से शुरू किया, 1 अप्रैल 2014 से। तो इसके पहले देश में कंपनी को लेके कोई कानून था ही नहीं ऐसा, या था कहीं कुछ पढ़ा, कौन से ईयर में पास हुआ है पुराना एक्ट, कुछ ध्यान में? 1956 पढ़ा है आपने ये चीज, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसके पहले वाला जो कानून था ना वो 1956 में पास हुआ था, तो उसको बोलते थे द कंपनीज एक्ट 1956। और अब ये आ गया 2013। ये सब हिस्ट्री आपको पता होनी जरूरी है, सिलेबस का पार्ट है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भी अननेसेसरी है, एक्स्ट्रा नहीं है। 1956 का जो कानून बना था उस साल में, वो कानून तब से फॉलो होता आ रहा था। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि यार ये लॉ बहुत पुराना होता जा रहा है। आज सोचो 1950 में कंपनीज का बिजनेस कैसे चलता होगा और आज कैसे चल रहा है, कितना फर्क आ गया होगा। तो कानून भी तो चेंज होना चाहिए ना, तो धीरे धीरे करके उसको अपडेट करना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस कानून में कोई चेंजेस हुए नहीं होंगे, कानून में बीच बीच में चेंजेस होते रहते हैं, और उसके लिए एक वर्ड है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ये एक वर्ड है, लॉ में काफी कॉमन वर्ड है। अमेंड करना मतलब किसी चीज में चेंजेस करना, अपग्रेड करना। सो अमेंडमेंट जो है वो एक बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है। थोड़े थोड़े सेक्शंस चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं। बट एक होता है ना कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, नई गाड़ी ली, धीरे धीरे पुरानी हो रही है, खर्चा आ रहा है, रिपेयर करा करा के चला रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आप घर पे बोलते हो कि अब ये गाड़ी बहुत खर्चा खा रही है, इसको बेच के नई ले लेते हैं, होता है वैसा। तो ये पॉइंट जब आया ना तो कुछ वैसा ही हुआ। 1956 का जो कानून है वो रिपेयर करते करते, अमेंड करते करते, इतना अमेंडमेंट करते गए कि एक पॉइंट पे लगा कि ये पुराना कानून बहुत आउटडेटेड है, इसका रिपेयरिंग करके कब तक चलाएंगे। तो सजेशन ये दिया गया कि पूरा नया कानून ही ले आओ। तो वो आते आते हो गया 2013। आया समझ में। अब 2013 में जो कानून आया ना, इसकी हिस्ट्री जान लो कि प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ और इंडियन सिस्टम काम कैसे करता है, ये नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है। 2004 में, साल पे ध्यान देना, 2004 में एक कमेटी बनाई गई। अब देखो पुराना कानून था ना 1956 का, उसमें ना कुछ 651 सेक्शंस थे। सेक्शंस का मतलब उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स थे जिसमें चीजें समझाई हुई थी। अब बोला कि नया कानून बनाना है। अब ये नया कानून बनाना है मतलब सोचना पड़ेगा ना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या हटाना है क्या ऐड करना है, आज के टाइम के लिए क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। कौन सोचेगा, कौन बैठ के? बोले नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अब प्रधानमंत्री बैठ के ये सोचेंगे कंपनी लॉ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
उनके पास टाइम कहाँ है, 5 साल का टाइम है, उसमें इतने काम करने हैं, कानून बनाने बैठे, पढ़ाई करने बैठे तो हो चुका, पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोगों की हेल्प लेते हैं। ऐसे लोग जो कंपनी लॉ में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जैसे कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, कंपनी लॉ एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं, ठीक है। इन सब की एक कमेटी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। देखो आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप जानते हो कि कंपनी लॉ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नया लेके आना है, तो आप लोग का एक ग्रुप बना रहे हैं। आप लोग हर रोज मिलो, बैठो, आपस में डिस्कशन करो और हमें सजेशंस दो, सरकार को सजेशन दो कि नया कानून कैसा होना चाहिए। तो आप लोग के सजेशंस पे हम काम करेंगे और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये पॉइंट रखना है और ये नहीं रखना है, डिसीजन हमारा होगा लेकिन सजेशन आपके होंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, कमिटी। अब ये जो कमिटी बनी 2004 में, इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम है डॉक्टर जे ईरानी। ये इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो इनके नाम पे कमेटी का नाम है, बोलते हैं डॉक्टर जे ईरानी कमेटी। ये स्टैंडर्ड तरीका है, आपके नाम, अगर आप कमेटी के चेयरपर्सन हो तो कमेटी का नाम आपके नाम से ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पे डॉक्टर जे ईरानी कमेटी जो है वो सेटअप की गई 2004 में, और इनको यूजुअली 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 मंथ्स में इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो 2004 के एंड में दिसंबर में इनको अपॉइंट किया और मई 2005 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि सर ये हमारे सजेशन है, नया कानून ऐसा होना चाहिए। अब सरकार की बारी, आप अपने डिसीजन लो और नया कानून बनाओ। आपको 2 दिन में बनाना है कि 2 साल में, आपकी मर्जी है। अब 2005 में रिपोर्ट आ गई थी और आप देख लो कानून कब बना आपके सामने, कितने साल लग गए। तो ये लीगल प्रोसीजर जो अपना है ना, जो बोलते हैं कानून बहुत स्लो चलता है, ये सब चीजें। अब ये क्यों इतना स्लो होता है, क्योंकि ये बिल तो मतलब कमेटी की रिपोर्ट तो आ गई, अब इसकी चर्चा कहाँ होनी है, लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में सारी पार्टियों के मेंबर होते हैं। ऑपोजिशन का एक्चुअल काम ये था कि अगर सरकार ठीक से काम ना करे तो उसको क्रिटिसाइज करके उससे ठीक से काम करवाए। ऑपोजिशन कितनी बार उल्टा करती है, सरकार अगर ठीक से काम करे तो उनको ना करने दो, क्योंकि क्रेडिट ले जाएंगे, पब्लिक देखेगी ये अच्छा काम करते हैं, अगली बार भी इनको ही वोट मिलेगा, अपनी सरकार तो बनेगी नहीं। तो बहुत बार ये भी होता है कि टांग अड़ाते हैं, काम नहीं करने देते, उस वजह से ये चीजें डिले होती रहती है। तो 2005 की रिपोर्ट आ चुकी थी, कानून बनते बनते 2013 2014 हो गया, एग्जीक्यूट करते करते, समझ आए। तो ये पूरी हिस्ट्री है और ये सब अपने सिलेबस में लिखा है, तो आपको एमसीक्यू में डेटा काम आएगा, इसलिए मैं सारी तारीखों के साथ बता रहा हूँ। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब डॉक्टर जे ईरानी का नाम ध्यान रखना, इनकी कमिटी की बात मैं अपने सिलेबस में बीच बीच में काफी बार करूंगा एज एन एग्जांपल कि कौन से पॉइंट इनके कहने पे लॉज में इंक्लूड हुए, तो आपको पता चलेगा। क्लियर ये। अब जो अपना नया एक्ट आया है ना, उसके ऊपर चलते हैं, पुरानी बातें अपन ने समझ ली। जो 2013 वाला कानून है वो आपके लिए एज ए स्टूडेंट अच्छा है या बुरा है, पहले तो ये डिसाइड करना है। तो आपके लिए अच्छा है वो कैसे पता चलेगा, देखो पुराना वाला जो कानून था 1956 वाला, मैंने क्या बोला, उसमें कितने सेक्शन थे, 651 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली, 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। नए वाले में है 470। अब देखो आपको लगेगा कि अच्छा है, कम हो गए ना सेक्शन, तो अपना मेहनत बच गई। तो 470 सेक्शन जो है वो नए वाले एक्ट में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए। अब ऐसा नहीं होता है कि रैंडमली सारे सेक्शन रख दिए। अब जैसे मैं आपको एक सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूँ, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, तो स्टार्टिंग में एक इंडेक्स होता है, उसमें चैप्टर डिवाइडेड होते हैं, हर चैप्टर में लॉजिकली टॉपिक्स को रखा जाता है। ऐसे मिक्स कर देंगे तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पूरे एक्ट को ना 29 पार्ट्स में बांटा हुआ है। चैप्टर समझ लो, इसको चैप्टर्स ही बोलते हैं, 29 चैप्टर्स, ये ऑफिशियली वर्ड है। और इसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 में कोई 2 सेक्शंस होंगे, चैप्टर 2 में 15 सेक्शंस होंगे, चैप्टर 3 में 10 सेक्शंस होंगे, ऐसे अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। अभी हम देखेंगे भी, मैं आपको पूरा एक्ट बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, वो भी देख लेते हैं। तो 470 सेक्शंस 29 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। दिस इज योर कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ तक बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर है, पॉइंट समझ आ गया। अब इसमें नया क्या किया वो समझो। ये एक्ट तो इन्होंने पास किया ही था 2013 वाला, इसके साथ साथ एक नया चीज लेके आ गए, दैट इज रूल्स। पुराने कानून में 1956 वाले में रूल्स नहीं थे, सिर्फ एक्ट था। यहाँ पे क्या लेके आ गए, एक्ट के साथ साथ रूल्स। अब रूल्स के अंदर और एक्ट के अंदर फर्क क्या है वो समझते हैं। कहीं कुछ नहीं पता चल रहा हो ना तो आप इमीडिएट पूछ लेना, काफी सारी नई चीजें हैं, तो धीरे धीरे जाएंगे ताकि आपको समझने का पूरा टाइम मिले। एक्ट के अंदर जैसे हमने देखा कि भाई सेक्शन होते हैं, इसके अंदर ना प्रोविजंस होते हैं, थोड़ा अभी ऊपर से भी जाएगा बट मैं एंड में कवर करा दूंगा। रूल्स के अंदर आपको मिलते हैं प्रोसीजर, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंस समझाता हूँ।
बोले सर प्रोविजन में और प्रोसीजर में फर्क क्या है? दोनों वर्ड्स तो आपने बता दिया, डिफरेंस देख लो। प्रोविजंस का मतलब ये है कि भाई कानून में क्या लिखा है कि ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, ऐसा कर सकते हो और ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप सीएस करने आए हो तो एक्ट में बोला हुआ है कि 3 लेवल के एग्जाम देने होते हैं और फिर उसके बाद मेंबरशिप नंबर मिलती है ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, ये कानून है। पर बोले सर एग्जाम अपीयर करने के लिए फॉर्म कैसे भरना है वो तो बताओ। तो बोला वो है प्रोसीजर, कि भाई फॉर्म भरने का जो तरीका है वो आपको प्रोसीजर के फॉर्म में दिया होता है। तो इसको बोलेंगे प्रोसीजर या रूल और इसको बोलेंगे एक्ट या फिर प्रोविजन। बात समझे? तो जो कानून है वो ये लिखा हुआ है, पर उस कानून को फॉलो करते कैसे, काम कैसे करना है, उसका तरीका जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये डिफरेंस है दोनों चीजों में, एक्ट में और रूल्स में। अब इंस्टीट्यूट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग कर दिए, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है। अभी नहीं समझ आएगा, कुछ पॉइंट्स के बाद आइडिया लगेगा, बट ये 2 पॉइंट्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ आया? कुछ पूछना हो यहाँ तक नहीं समझ आया तो बोलो, इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे। अब ये कंपनीज एक्ट की बात तो बार बार हो ही रही है। बोले सर कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इस एक्ट को लोग फॉलो करेंगे, हर कंपनी फॉलो करेगी, कौन ध्यान रखेगा? अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो कोई फॉलो करेगा क्या? अभी वो अपना हेलमेट वाला रूल आया 2 व्हीलर चलाते टाइम, अभी आप देख रहे हो लोग सूरत में हेलमेट वाला रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हो रहा है फॉलो कि नहीं हो रहा? क्या कारण है फॉलो होने का? लोगों में ऐसा बहुत ज्यादा वो सेंस आ गया कि नहीं हेलमेट जरूरी होता है अपनी सेफ्टी के लिए। क्या रीजन है? 500 रुपये का चालान। पहले पता क्या होता था, हेलमेट नहीं पहना, गलती से कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके ले दे के 50-100 रुपये में सेटल कर लेते थे। तो लोग वैसे दिमाग लगाते थे, बोले यार एक नया हेलमेट लूंगा ना 1500 रुपये का आएगा। एक बार पुलिस वाला कभी गलती से पकड़ ले तो मेरा टैलेंट है, बार्गेनिंग कर लेता हूँ, 50-100 में छूट जाता हूँ मैं। तो ऐसा अगर मैं कभी साल में 1-2 बार पकड़ा भी गया तो 100-200 रुपये लगेंगे। 1500 रुपये वसूल होने में कितने साल लग जाएंगे सोचो। ये गिनती लोग लगाते हैं एक्चुअली में। बोले मैं क्यों 1500 का हेलमेट लूँ, तो सिर पे पहन के घूमो इतना भारी, ऊपर से इतना पैसा डालो, पुलिस वाला कभी पकड़ेगा 50-100 दे देंगे, चलता रहेगा। तो लोगों को अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं है। 1500 रुपये बचाने के चक्कर में 2 व्हीलर बिना हेलमेट पहने चला रहे हैं और गिरने के बाद सिर पे चोट लगी तो 1500 वही खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं होगा फिर। वैसा है। अब लोग इतना हेलमेट पहनने को सीरियस क्यों हो गए? क्योंकि सीधा बोल दिया 500 रुपये का चालान फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 1000 रुपये। अब लोग पता है दिमाग क्या लगा रहे हैं, बोले यार 1000 रुपये अगर लग गए इससे तो अच्छा हेलमेट ही ले लेते हैं, ये ज्यादा हो गया। 50-100 रुपये दे देंगे ना, मन पे नहीं लगेगा, लेकिन 500 रुपये मन पे लगेगा। 2 दिन तक याद रहेगा, खाना नहीं खा पाएंगे रात को, क्या 500 रुपये पुलिस वाले ने चालान काट दिया। होता है ना, 500 रुपये का चालान कट जाए तो याद रहेगा आपको, इसीलिए। अब 500 का चालान सुनते हो, सिग्नल पे खड़े रहो ना, सबके सिर पे हेलमेट दिखते हैं, एक भी ऐसा नहीं हो जो बिना पहने निकल रहा है। बात समझ आ रही? तो इतना स्ट्रिक्टली लोग फॉलो कर रहे हैं ना, करवा रही है ना पुलिस, तो फॉलो कर रहे हैं। अगर वॉल्यूंटरी होता कि देखो भाई आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा है वैसा है, कोई मानता? अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लोगों को देख लेंगे। बोले क्या देख लोगे, गिरोगे, सिर पे चोट लगेगी, देखने के लिए बचोगे ही नहीं, ऊपर से देखते रहोगे, क्या फायदा होगा उसका? लाइफ लाइन तो एक ही बार मिलेगी ना यहाँ पे, तो पहन लो ना। पर 500 रुपए के चक्कर में लोग हेलमेट पहन रहे हैं। तो कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना बहुत नेसेसरी, अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा। कंपनीज एक्ट में भी सेम चीज है। अब यहाँ पे जो अथॉरिटी है जो इसको फॉलो करवा रही है उसका नाम है एमसीए, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो पूरे इंडिया में कंपनी लॉ के कानून को रेगुलेट कर रही है। समझ आए? तो ये आपको लिख के रखना है तो वहां नोट कर लेना, या देख लो नोट्स में दिखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नोट करना है तो कर सकते हैं, फ्लो चार्ट जैसा बनाना है और कुछ नहीं है। इसके नीचे भी अथॉरिटीज आएंगे और स्टार्टिंग में 1-2 पेज में देखो जो अभी तक मैंने आपको बताया ना, वो सारे सेक्शंस और वो चीजें भी लिखी हुई है, एक बार रिकॉल कर लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे सीनियर अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, अभी वो वॉर वाला चल रहा था तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया, होम मिनिस्ट्री ने वो डिसीजन लिया, वैसे ये कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है। इनका एक सेंट्रल ऑफिस है न्यू दिल्ली में और ये सबसे सीनियर अथॉरिटी है जो कंपनी लॉ पूरे इंडिया में रेगुलेट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो मिनिस्टर है कॉर्पोरेट अफेयर्स के वो है निर्मला सीतारमण। इनको आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, इनकम टैक्स को लेके भी इनके ऊपर काफी जोक वोक बनते रहते हैं, जीएसटी लगा देते हैं। बीच में भी देखा था पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाया था, तो न्यूज में बहुत आया था, बोले पॉपकॉर्न के फ्लेवर के हिसाब से जीएसटी लगाया। अब बोले अगर आप चीज पॉपकॉर्न खा रहे हो, सॉल्टेड पॉपकॉर्न खा रहे हो तो 12% जीएसटी है अगर पैकेट में है, अगर खुला है तो 5%,
और बोले कैरेमल पॉपकॉर्न हो, तो बोले कैरेमल मतलब वो चॉकलेट शुगर वाला फ्लेवर हो गया, बोले 18% जीएसटी। बोले इतना दिमाग कौन लगाता है, पॉपकॉर्न की रेसिपी के हिसाब से जीएसटी लगाओगे? ये तो फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो सब्जी के बाजू में जीएसटी का रेट सबका अलग अलग लिखा होगा, ये शक्कर डाल दी तो 18%, नहीं तो 5%। मैंने ये कैसी बात हो गई? तो मीडिया में चलता रहता है। तो उन्हीं के पास कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है इंडिया के और कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी, दोनों चीजें चलाते हैं। अपना इंस्टीट्यूट आईसीएसआई जिसकी हम बात कर रहे थे, आईसीएसआई डायरेक्टली एमसीए के कंट्रोल में आता है। तो आपको आईसीएसआई की वैल्यू पता चल जाएगी यहीं से। तो जो सरकार पूरे इंडिया में कंपनी लॉ रेगुलेट कर रही है, उसी सरकार के अंडर में आईसीएसआई आता है। तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है, ये ध्यान रखना। अब देखो एमसीए का ऑफिस है ना न्यू दिल्ली में, एक ऑफिस, इंडिया में है 17 लाख कंपनियां और डेली और रजिस्टर हो भी रही होंगी। तो इतनी सारी कंपनियों का इतना डेटा एक अकेला ऑफिस संभाल सकता है क्या? पॉसिबल है? तो इन्होंने क्या किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपना काम आगे बांट दिया। इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट में अपॉइंट किए रीजनल डायरेक्टर, इसको बोलते हैं आरडी, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किए जोन वाइज, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। इंडिया को 7 जोन्स में डिवाइड कर दिया, 7 पार्ट्स में। बोलते नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वैसे करके 7 जोन में डिवाइड कर दिया। हर जोन में कुछ मल्टीपल स्टेट्स आते हैं, वैसा होगा। जैसे अपना जो रीजन है गुजरात, वो कौन से जोन में आएगा? वेस्टर्न जोन में आएगा। और वेस्टर्न जोन में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, ये सब स्टेट्स आ जाते हैं। तो ये सारे वेस्टर्न जोन के रीजनल डायरेक्टर के कंट्रोल में आएंगे। अब जब ये डिवीजन किया ना, तो एमसीए का थोड़ा बर्डन कम हो गया कि यार देखो 4-4, 5-5 स्टेट बांट दिए, आरडी संभाल लेंगे वहां का डेटा। फिर आरडी ने बोला कि यार मेरे वेस्टर्न रीजन में आपने मेरे को 4-4 स्टेट दे दिए, महाराष्ट्र इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर, लाखों कंपनियां तो महाराष्ट्र में अकेले, मुंबई में, पुणे में, कितनी जगह पे, गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में इतनी कंपनियां हैं, राजस्थान में इतनी कंपनियां हैं, मैं अकेला कितना मैनेज करूं यार, मेरे से भी इतना काम नहीं हैंडल होगा। तो बोला कि चलो ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट में एक अथॉरिटी बनाते हैं, उसका नाम है आरओसी, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये आरओसी जो है ना, ये है स्टेट वाइज, हर स्टेट में एक आरओसी, गुजरात में एक आरओसी, राजस्थान में एक आरओसी, गोवा में एक आरओसी, वैसा। तो आरओसी जो है ना, वो अपने स्टेट का डेटा हैंडल करेगी। आज आपको अगर सूरत में बैठ के अपना बिजनेस शुरू करना और कंपनी बनानी है, तो आपके लिए आरओसी एप्लीकेबल होगी गुजरात की, मतलब आपका सारा डेटा कौन मैनेज करेगा? गुजरात आरओसी मैनेज करेगी। ये अगर आप जयपुर में बैठ के कंपनी बनाओगे, वहां से रजिस्ट्रेशन करोगे, तो राजस्थान की आरओसी लगेगी। तो वैसा उन्होंने ना डिवीजन कर दिया। अब हर एक आरओसी को एक स्टेट संभालना है, तो क्या है ना, काम लिमिट में है और कंट्रोल में है, वो लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर बात आई 2 स्टेट्स की, उसमें एक है महाराष्ट्र और एक है तमिलनाडु, 2 स्टेट्स हैं। इसमें इतनी कंपनियां हैं कि एक आरओसी भी कम पड़ रही थी। तो ये 2 स्टेट से जहाँ पे इन्होंने 2 आरओसी बना दी, एक ही स्टेट में 2-2 आरओसी। यहाँ पे एक है मुंबई आरओसी और दूसरा है पुणे आरओसी, ये 2 अलग अलग आरओसी बना दी। तमिलनाडु में भी ऐसे ही किया, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक चेन्नई है और एक है कोयम्बटूर, ये सिटी है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो 2 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जिसमें 2 आरओसी है, ये आपके एमसीक्यू में काम आएगा, वैसा है। बाकी सारे स्टेट्स में एक एक आरओसी है। जैसे अपना गुजरात है, तो अपने गुजरात का आरओसी का जो ऑफिस है ना, वो अहमदाबाद में है। तो आप वहाँ पे जाके विजिट भी कर सकते हो, कभी देख भी सकते हो, क्योंकि ऑफिस बनाया हुआ है आरओसी का, सारा डेटा वहाँ से हैंडल होता है और गुजरात की हर कंपनी का रिकॉर्ड ये लोग मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से ना वो पूरी हायरार्की सेट कर दी कि भाई पहले एमसीए, एमसीए का जूनियर कौन? रीजनल डायरेक्टर, उससे जूनियर कौन? आरओसी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आरओसी और कंपनी, इनका ना रोज का कम्युनिकेशन चलता रहता है। मतलब ऐसा है कि कंपनी अगर आपने बनाई, तो आपकी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, सारी जानकारी इनके पास होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कंपनी की, समझ आए? और कंपनी ये काम करने के लिए ही कंपनी सेक्रेटरी को रखती है, क्योंकि रोज का लेना देना होता है इनसे। जो कुछ भी हुआ आपकी कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, इनको जाके बताओ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, इनको जाके इन्फॉर्मेशन दो, कोई डिसीजन पास किया आपने, इनको जाके बताओ, हर चीज इनको बतानी पड़ती है, इनको पता होना चाहिए। और ये पूछने नहीं आएंगे, अपने को बताने जाना होता है, और उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं। बोले सर नहीं भरेंगे, किसको पता चलेगा? बाद में मालूम पड़ेगा तो पेनल्टी लगती है, और यहाँ पेनल्टी लगती है लाखों में, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, ऐसी पेनल्टी लगती है। तो एक बार पेनल्टी लगी ना, लाइफ टाइम याद रहेगा। ये अपना वो हेलमेट वाला रूल नहीं है कि 500 में छूट जाएंगे,
या सीधा 50,000 1 लाख हो जाएगा। तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल यहाँ पे है कि इनके साथ जो कम्युनिकेशन रखना है वो CS मेंटेन करेगा। तो आपकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहाँ से समझ में आएगी। क्लियर हो गया? तो दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन ROC एंड कंपनी। लास्ट वाला, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है कौन? जो आपकी कंपनी रजिस्टर करके दे रहे हैं, जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं। अब रूल ये है कि भाई ROC के पास आपकी कंपनी की हर एक जानकारी होनी चाहिए। आपकी कंपनी में जो कुछ भी डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, चीजें फाइनल होती है, डिसीजंस होते हैं, उसकी जानकारी आपको खुद जाके ROC को देनी होती है। यही काम करने के लिए फुल टाइम ऑफिसर होता है, जिसको अपने लीगल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, जो आपका काम है। इसलिए आपने ये सब पढ़ रहे हैं। ये क्लियर हो गया? अब देखो पॉइंट ये है, मैं आगे का पॉइंट इससे कनेक्ट करा रहा हूँ। ROC और कंपनी आपस में रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं और इनको सब कुछ पता होना चाहिए। अब एक बात समझो, जनरल बात है, अपने जिनसे बहुत कम बार बात करते हैं, जैसे रेगुलर बात नहीं होती, आपके फ्रेंड्स होंगे, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होंगे, पुराने घर पे कोई दोस्त होंगे, या कोई आउट ऑफ सिटी रहने चले गए होंगे, तो उनसे आपकी बात ना 15-20 दिन, महीने, 2 महीने में एक आध बार हो जाती होगी। तो अब ऐसे लोगों से जब बात होती है तो उनसे आपकी कैसी बातचीत और रिलेशन होता है? अच्छा रिलेशन होता है कि झगड़ा होता है? अच्छा ही होता है। अब जैसे महीने 2 महीने में एक बार बात हो रही है तो उससे तो अच्छे से बात करेंगे, भाई क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, कहाँ पहुंचा, कितने मार्क्स आए, घर में सब कैसा है, ये वो, हम यहाँ गए वहां गए, अच्छी बातें होंगी, मजा आएगा, कोई झगड़ा तो होने वाला नहीं। लेकिन जिनसे रोज बात होती है, आपके एकदम ऐसे क्लोज फ्रेंड होंगे, जिनसे हर रोज का मिलना जुलना है, रोज बात होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनसे डिस्कस करते हैं, कुछ होता है तो उनको बताते हैं, वैसा है। अब जिससे रेगुलर बातचीत होती है ना, उससे झगड़ा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बोलो बात सही है? फिर तो आर्ग्यूमेंट हो गया, तो हमेशा ऐसा बोलता है, तूने ये किया वो किया, अच्छा दोस्ती भी हो जाती है। फ्रेंडशिप में तो वही झगड़ा होता रहता है, लेकिन जिनसे बहुत ज्यादा बातचीत होती है ना, वहाँ झगड़ा होने का चांस ज्यादा है। जिनसे कम बातचीत होती है उनसे तो हाय हेलो अच्छा ही रहने वाला है, उनसे कोई बात बिगड़ती नहीं है। अब ये कंपनी और ROC वाले रेगुलर एक दूसरे से बातें करते हैं, कंपनी वाले जाके ROC को बता रहे हैं, ROC वाले कुछ नोटिस भेज रहे हैं, तो कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि नहीं? ROC बोले नहीं यार, एक्ट में तो ऐसा लिखा है, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए था। कंपनी बोल रही नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं, ये तो गलत है, मैं तो भाई पेनल्टी लगाऊंगा। बोले ऐसे कैसे पेनल्टी लगाओगे, लॉ में लिखा है उस हिसाब से तो पेनल्टी लगती नहीं है। अब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये झगड़ा हो गया। अब इनके बीच का झगड़ा कौन सुलटाएगा? कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना। बोले चलो कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट में जाने वाला काम किया तो 2-4 साल कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहोगे। आपको पता है लीगल सिस्टम अपना कैसा है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया। तो बोले देखो, इन दोनों में कभी भी अगर डिस्प्यूट होता है तो ROC तो एक लीगल अथॉरिटी है, इसके ऊपर इनके बीच का झगड़ा सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई, उसका नाम रखा NCLT। ये भी आपके लिए नया टर्म है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल वर्ड आपके लिए शायद नया हो सकता है, ट्रिब्यूनल बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT बोलेंगे शॉर्ट में। ये एक डिपार्टमेंट का, एक अथॉरिटी का नाम है। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूनल ऑलमोस्ट एक कोर्ट जैसा होता है, कोर्ट के जैसा ही होता है। इसको स्पेशल कोर्ट बोलते हैं। ट्रिब्यूनल का सिंपल मतलब है स्पेशल कोर्ट। बोले सर ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? देखो, आप जनरली अगर कोई सिविल कोर्ट में जाते हो ना, तो उनके पास ना हर अलग अलग टाइप के मामले आते हैं। कोई 2 कंपनी का झगड़ा होगा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, भाई 2 भाइयों का झगड़ा होगा, 2 बिजनेस पार्टनर का डिस्प्यूट होगा, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया होगा तो उसके लिए कोई केस करने आया होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब एक कोर्ट अगर इतने वैरायटी के केसेस सुनेगा तो प्रोसीजर तो स्लो होने ही वाला है। इन्होंने बोला भाई कंपनी का मामले में ऐसा स्लो काम नहीं चलेगा, एक सिंपल काम करते हैं, कंपनी के मैटर्स के लिए एक अलग से स्पेशल कोर्ट बना देते हैं जो सिर्फ कंपनी लॉ के मैटर ही सुनेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूनल। ये इसके लिए स्पेशल वर्ड है। तो नाम क्या रखा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कंपनी लॉ से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं पूरे इंडिया के, वो इसके पास जाएंगे। नाम यहाँ से आया। अब बात समझ आई? तो ROC और कंपनी का कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले कहां पे जाता है? NCLT में। अच्छा, NCLT का फैसला आया, आप एज अ कंपनी सेटिस्फाइड नहीं हो, बोले नहीं अभी भी हमें तो लगता है फैसला गलत है, ROC ने सही नहीं किया, हम इनके फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, अपील करेंगे। होता है ऐसा? तो इससे सुपीरियर एक और अथॉरिटी बनाई, उसका नाम रखा नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। अपेलेट का मतलब है कि जहां पे हम अपील करने जाएंगे। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट लेवल अथॉरिटी और ये हो गई सेकेंड लेवल अथॉरिटी। बोलो आया समझ में? इसको ना हाई कोर्ट के बराबर माना जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू हाई कोर्ट। अच्छा, इसकी डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और कोई रास्ता है क्या? कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता होता है। सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी जा सकते हैं। कुछ केसेस में ये अथॉरिटी लास्ट होती है और कुछ केसेस में बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आपको अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बोले नहीं हम सही है, सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। भाई ऐसा नहीं होता। ये सारी अथॉरिटीज में पढ़े लिखे जजेस बैठे हैं, सबने कानून पढ़ के फैसला सुनाया। अब आपको मानना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन सही है गलत है वो फैसला हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं, जगह भी नहीं लिखने की, मैंने इसलिए ऊपर ही लिखा है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। समझ आ गया? तो ये अपील करने के लिए सारा प्रोसीजर बनाया। आरओसी, उससे ऊपर एनसीएलटी, उससे ऊपर एनसीएलटी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। पता चला ही। और वो जो मैंने आपको अथॉरिटीज बोली वो मैनेजमेंट के लिए थी, एमसीए, आरडी और आरओसी। ये झगड़ा लेके जाने के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए। और डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी? ये वाली। डिफरेंस समझ आया दोनों में? क्लियर? बोलो यहां तक कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो बताओ। इंट्रोडक्शन में मेजॉरिटी चीजें मैंने कवर कर ली है। रूल्स वाला एक कंसेप्ट है वो बाकी है। अमेंडमेंट वाला कुछ पार्ट बताना है वो पेंडिंग है। ऐसे 2-4 पॉइंट्स है। और आपको एक्ट बताना है कि वो डॉक्यूमेंट कैसा है, तो वो पीडीएफ भी अपन देखेंगे। यहाँ पे मैं ओपन करके वेबसाइट पे बता दूंगा। बट ये अभी तक का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, और ये सब कुछ सिलेबस के बेसिस पे ही बताया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बोलो। क्लियर है पॉइंट्स? अब देखो, ये पढ़ने का तरीका आपका वर्ड टू वर्ड लर्न करने वाला नहीं होना चाहिए। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये मेथड इस लेवल तक काम लगेगा, अगले लेवल से आप परेशान हो जाओगे। रट्टा मारने वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट ना एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट लेवल पे 500 से 700 पेज का एक सब्जेक्ट का मटेरियल है, और ऐसे 4 सब्जेक्ट एक ग्रुप में आएंगे। तो 2000 पेजेस कोई रट्टा मार के नहीं जा सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, मतलब ध्यान में होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, एमसीक्यू रेडीमेड सेम टू सेम बुक के पीछे के एमसीक्यू नहीं पूछते, बना के पूछते हैं, और इसी में से होगा। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है, कोई भी क्वेश्चन उसका बनेगा, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए पूछा क्या है। तो अपना पहले से ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि अपन मीनिंग पे जाएंगे। अब आज मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो आपको देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखेगा, पेज नंबर 1, 2 ये सब चीजें मैंने समझा दी। पेज नंबर 3 पे ना आपको जे ईरानी कमेटी वाला आंसर मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये 2-3 पेज आप सिर्फ एक बार रीड करके आ जाओ। मैं लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पूछने वाला हूँ कि ये लाइन में क्या लिखा है बताओ, ऐसा कुछ काम नहीं है। आप रीड करो, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, बोले सर ये समझ नहीं आया, वो लेके आओ, ये नहीं समझ आया। और उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं रीडिंग के लिए क्यों देता हूँ, पहले ही समझ लो। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा ना 12th तक, तो पढ़ाने वालों का मेथड भी रहता है कि एक एक लाइन पढ़ाते हैं और एक एक लाइन ट्रांसलेट करके समझा देते हैं। 4-4 बार आपसे बुलवा लेते हो और आप रट लेते हो, फिर मतलब समझ आया कि नहीं आया, गाना गाया याद हो गया। वो तरीका यहाँ पे अब काम नहीं आने वाला, और मैं जानबूझ के वैसा नहीं कराता हूँ। उसका रीजन क्या है? प्रैक्टिकल रीजन है। अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, 3 लेवल आप पढ़ने वाले हो, मैं आपको सेम लाइन टू लाइन पढ़ा दूंगा, आपको मजा भी आएगा, सब कुछ याद करा दिया, पास भी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जहाँ जाने वाले हो ना, वहाँ ट्यूशन क्लास खत्म हो जाएगी, जो आपकी आर्टिकलशिप है। आर्टिकलशिप में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपके जो ऑफिस है, वो ऑफिस में आपका बॉस आपको बैठ के ट्यूशन नहीं देगा कि चलो मैं समझाता हूँ कि रूल में क्या लिखा है। वो आपको काम देगा कि भाई ये रूल है, ये फॉर्म नंबर है, इसको पढ़ो और मुझे बता दो इसमें क्या करना है, उस हिसाब से आप फॉर्म भर दो। आपको काम देंगे कि पढ़ के समझ लो। फिर आप बोलोगे सर हमको तो आदत ही नहीं, हमको तो सर समझाते थे। फिर आप मुझे फोन कर रहे हो, बोले सर इसमें क्या लिखा है जरा व्हाट्सएप करते हैं, भेजो ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो बाद में आए होंगे उनको पढ़ाऊंगा। तो लाइफ टाइम के लिए थोड़ी ना मैं आपको कोचिंग दे सकता हूँ कि कोई भी डाउट हो आप हर रोज मेरे को पूछते रहना, तो मेरा काम कब करूंगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद पढ़ के समझना है। तो वो आदत यहीं से थोड़ी थोड़ी हमें डेवलप करनी है। तो मैं जितना भी आपको पढ़ाता हूँ ना, मैं 80% आपको पूरा टॉपिक लाइन टू लाइन समझा दूंगा, जब मुझे पता है कि टेक्निकल चीजें आपको नहीं समझ आएगा। बट जानबूझ के 10-20% कंटेंट में आपको डेली ऐसा दूंगा जिसमें आपको कुछ डाउट भी आएगा और आपको थोड़ा ढूंढना भी पड़ेगा। इससे ये होगा कि धीरे धीरे आपको ढूंढने की आदत पड़ जाएगी कि भाई हाँ इसका मतलब मुझे गूगल करना है, मुझे रीड करना है, मुझे डिक्शनरी में ढूंढना है और उसका मतलब खुद समझ के आना है, कोशिश करनी है। नहीं आएगा तो अगले दिन मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे ना इंटरप्रिटेशन का आपका पावर डेवलप होगा। दूसरी चीज एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ, मैंने पूरा पढ़ा दिया, एग्जाम में ना सवाल पढ़ा, सवाल समझ ही नहीं आया और छोड़ के आ गए। फिर पेपर डिस्कशन होता है कितनी बार, बोले सर ये क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा था, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। मैं बोला इसमें तो ये सेक्शन लिखना था, बोले सर पूरा आंसर आता था बट ये नहीं पता था कि इसमें ये लिखना है। अब वो कौन बताएगा एग्जाम के पेपर में आपको कि इसमें ये सेक्शन लिखना है? वो डिसीजन किसको लेना है? आप ही को लेना है। तो जब सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो इतना पढ़ के फायदा क्या है? मैंने कितना भी याद करा दिया हो, सवाल तो घुमा फिरा के कैसे ही पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर क्या पूछा है वो तो आपको समझना है ना। वो पावर कैसे डेवलप होगा? थोड़ा बहुत रीडिंग वाला पार्ट खुद से करके। तो थोड़ा बहुत कंटेंट मैं आपको दूंगा। जितना मैंने आपको 2-3 पेज अभी बोले ना, इसमें 90% चीजें मैं यहाँ समझा चुका हूँ। आप जब पढ़ोगे तो 10% आपको मिलेंगी जो नहीं है, मैंने बताई दी नहीं है, मुझे मालूम भी है मैं क्या नहीं बताया, पर वो आपको ढूंढ के लेके आना है कि इसके अंदर क्या है जो नया मिला, उस पर आपने क्या सर्च किया और क्या आपको नहीं समझ आया। कल वापस यहीं से शुरू करेंगे तो डिस्कशन भी हो जाएगा, फिर से रिविजन भी हो जाएगा और आपका इंटरप्रिटेशन का एक तरीका डेवलप होगा। आइए बात समझ में क्लियर है?
तो आज जितना बताया वो सारा कंप्लीट, और आगे अपने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर रहे, रिमेनिंग पॉइंट्स पे मैं कल कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा लेक्चर भी आपका फिर ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। अगला लेक्चर जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन है, लिस्निंग स्किल्स वाला एक सिंपल टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, लाइट है, ये थोड़ा आपको हैवी लगा होगा आज। लॉज पहली बार पढ़ रहे हो, अगर ये करना है तो कम से कम 2-4 दिन, एक हफ्ता इसको झेलना पड़ेगा। कोई नई चीज करनी शुरू करते हैं ना, आदत पड़ने में टाइम लगता है। 6-7 दिन अगर आप पढ़ोगे ना, फिर आपको मजा आने लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। अभी 2-3 दिन हैवी लगेगा यार, इतना सारा आ गया एक साथ, कितना अपने भी डाइजेस्ट करे। आरओसी बता दिया, एमसीए बता दिया, एनसीएलटी बता दिया, इनमें से कितनी चीजें थी जो आपने पहले से पढ़ी थी 12th तक? हार्डली कुछ होगा। कंपनीज एक्ट 1956 आपको पता होगा, बट इतनी अथॉरिटीज के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन है, कुछ नया समझा रहा हूँ तो 2-3 दिन हैवी लगेगा, बट कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। ऐसा कुछ है कि आपको पता ही नहीं चला कि क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है जितना मैंने बताया तो आप पूछ लो। है कुछ ऐसा नहीं पता चला, कोई नई चीज है लेकिन समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ? क्लियर है सारे पॉइंट्स? और सवाल पूछो, नहीं समझ आता है तो पूछना चाहिए। डाउट लेके घर जाओगे ना तो पूरा लेक्चर फेल है। भले 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा हो आपके माइंड में कि नहीं क्लियर है जितना बताया, तो ये सब कुछ आपके सामने है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, अगर आपको ये इसका पीडीएफ या इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है इसमें। तो जितना बोर्ड पे लिखा है ना आपके पास, सारा आपके फोन में आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, वो भी करना है तो कर सकते हो। QR कोड जनरेट होगा, या आप आपके फोन में अगर QR कोड स्कैन करोगे ना, तो ये स्लाइड्स पे मैंने जितना कुछ लिखा है वो सारा आपके फोन में PDF, JPG जैसे आपको सेव करना है कर सकते हो। तो कुछ भी नोट्स ऐसे कभी लिखने हो, घर पे जाके इसमें देख के लिख सकते हो। तो ट्राई करना है तो कर लो, ये अच्छा फीचर है, काम आता है। ये इतना सारा लिखा है, नोट डाउन नहीं करना है तो डायरेक्टली PDF वाला ऑप्शन भी है।